हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीए फाउंडेशन लॉ की क्लास में। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया था। आज दोस्तों हम इस लेक्चर को इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया सीखेंगे आज। देखो क्या दिया है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रिस्क प्रेमा फेशी पासेस विद द प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ओनरशिप के साथ में ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऐसी अलग अलग केसेस देखी है जिसमें हमने देखा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। ऐसा कौन सा इवेंट है, ऐसा कौन सा समय है जिसपे हम कह सकते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। और जनरल रूल यही कहता है कि ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई ना फ्रॉम सेलर टू बायर, वैसे ही उसके साथ में ओनरशिप के साथ में रिस्क भी पास हो जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मीन्स कुछ और पार्टीज ने आपस में एग्री करके रखा है तो वैसा होगा जैसा उन्होंने एग्री करके रखा है। अगर उन्होंने आपस में कुछ एग्री नहीं करके रखा है तो फिर लॉ कहता है कि ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी पास हो जाएगा। तो जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई ना, उसके बाद अगर कुछ गुड्स को होता है तो ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कुछ भी लॉस होगा वो ओनर का माना जाएगा, मीन्स बायर का माना जाएगा। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है अभी तक तो रिस्क भी अभी तक सेलर के पास में ही है। अगर गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो जो कुछ भी लॉस होगा वो ओनर का होगा, मीन्स सेलर का होगा। ठीक है, तो अगर पार्टी ने कुछ और एग्री करके रखा है, दोनों पार्टीज ने, तो जो उन्होंने एग्री करके रखा है वैसा अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ भी एग्री नहीं करके रखा है तो फिर लॉ कहता है कि हम ये चीज अप्लीकेबल कर देंगे। द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर टू द बायर। मीन्स कहने का मतलब यह है कि गुड्स का जो रिस्क है वो किसके ऊपर रहेगा? वो सेलर के ऊपर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक गुड्स की प्रॉपर्टी मीन्स गुड्स की ओनरशिप के पास ट्रांसफर नहीं हो जाती है। तो कहने का मतलब ये, ओनरशिप ट्रांसफर होगी उसके साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो गई है बायर की तरफ तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई है तो रिस्क भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, तो बायर्स का रिस्क रहता है। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर का रिस्क रहता है। तो वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, डिलीवरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स गुड्स किसके पोजीशन में है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने कल लास्ट लेक्चर में भी ऐसी केसेस देखी थी और मैंने आपको तभी एक्सप्लेन कर दिया था कि जो ओनर रहेगा लॉस उसी का रहेगा। पोजीशन ये मायने नहीं रखता किसके पास है। हो सकता है पोजीशन किसी और के पास में हो, ओनर कोई और हो, और गुड्स डैमेज हो गए तो लॉस किसका होगा? ओनर का होगा, ना कि उस पर्सन का जिसके पास गुड्स का पोजीशन है। ये तो हमने कल भी देख लिया था और यहाँ पे भी वही बात कही है कि डिलीवरी मायने नहीं रखती। डिलीवरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। गुड्स की डिलीवरी दी गई है कि नहीं दी गई है, हो सकता है सेलर ने अभी तक डिलीवरी ना दी हो, सेलर के पास ही गुड्स पड़े हो, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर के पास। तो बायर तो ओनर तो बन गया है लेकिन अभी भी पोजीशन किसके पास में है? सेलर के पास में है। और गुड्स डैमेज हो गए तो यहाँ पे लॉस बायर का ही माना जाएगा क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। अब देखो आगे क्या कहा है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट मीन्स ये एक एक्सेप्शन है, वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड, डिलीवरी डिलेड हुई थ्रू द फॉल्ट ऑफ द आइदर बायर और सेलर, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द प्रॉपर्टी इन फॉल्ट एज रिगार्ड्स एनी लॉस विच माइट नॉट हैव ऑकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट। तो ये सेंटेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक पार्टी की वजह से दो डिलीवरी डिले हो गई, लेट हो गई, और वो डिलीवरी डिले होने की वजह से गुड्स का लॉस हो गया, किसी एक पार्टी की गलती की वजह से गुड्स की डिलीवरी डिले हो गई और वो गुड्स की डिलीवरी डिले होने के कारण गुड्स का लॉस हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है लेकिन डिलीवरी लेट होने की वजह से लॉस हुआ।
तो यहाँ पे जिस पार्टी की गलती है ना, लॉस भी उसी को बेयर करना पड़ेगा, वो रिस्क जो है उसी को ही उठाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, से फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है और एक बायर है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वैसे ही हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। मीन्स ओनर कौन है? बायर है। अब मान लो सेलर ने अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं किए है और गलती सेलर की है, सेलर के डिफॉल्ट की वजह से, सेलर के फॉल्ट की वजह से डिलीवरी जो है लेट हो गई, डिले हो गई, उसने अभी तक डिलीवरी दिया नहीं है। बायर डिलीवरी लेने को तैयार है, लेकिन सेलर बोलता है कि भाई मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, गुड्स रेडी है, गुड्स स्पेसिफिक है और गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन सेलर अभी डिलीवरी नहीं दे पा रहा है कोई और रीजन की वजह से। तो यहाँ पे सेलर की गलती है ना। अब मान लो गुड्स को कुछ हो गया, गुड्स लॉस हो गए, तो यहाँ पे सेलर का लॉस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर ने डिफॉल्ट किया है, सेलर ने डिलीवरी को डिले कर दिया। तो जो पार्टी डिले करेगी ना, जो पार्टी की गलती रहेगी ना, उसी पार्टी का लॉस माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भले ही ओनर बायर बन चुका है, हमने जनरल रूल क्या देखा कि जो ओनर रहेगा उसी को लॉस बेयर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सेलर को डिलीवरी इमीडिएटली दे देनी चाहिए थी, क्योंकि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में थे, बायर आके लेके जा सकता था। लेकिन सेलर की गलती की वजह से गुड्स का जो डिलीवरी है ये डिले हो गई, तो अब यहाँ पे सेलर का लॉस होगा। अगर गुड्स डैमेज हो गए तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। मान लो सेलर डिलीवरी देने के लिए तैयार था, सेलर के गुड्स रेडी है, अब वो डिलीवरी दे सकता है, लेकिन बायर कहता है कि मैं कुछ देर बाद आऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद मार्केट से काम करके आता हूँ, एक दूसरा काम है वो निपटा के आ जाता हूँ। सेलर ने कहा देखो भाई मैंने गुड्स रेडी करके रखे हैं, आप अभी भी ले जा सकते हो। उसने कहा मैं थोड़ी देर से आके लेके जाता हूँ। अब इतने में गुड्स हो गए डैमेज। अब डिलीवरी किसकी वजह से डिले हो गई? बायर की वजह से डिले हो गई, बायर का डिफॉल्ट था। तो यहाँ पे अगर गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो वो लॉस जो है वो बायर को बेयर करना पड़ेगा। तो जिसने भी डिलीवरी डिले किया उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा। सेलर ने डिले किया है तो सेलर को लॉस भरना पड़ेगा, और अगर बायर ने डिलीवरी लेने में डिले कर दिया तो फिर बायर को लॉस भरना पड़ेगा। ठीक है। तो वही बात कही है, ये एक एक्सेप्शन है। नहीं तो जनरल रूल क्या है, ओनरशिप के साथ साथ ही रिस्क भी पास हो जाता है। मीन्स जो ओनर रहेगा उसी का लॉस रहेगा, उसी को लॉस भरना पड़ेगा, ओनर को ही लॉस बेयर करना पड़ता है, ओनर को ही रिस्क उठाना पड़ता है। तो ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर होता है। खाली एक एक्सेप्शन है, अगर डिलीवरी डिले कर दी है और वो भी किसी एक पार्टी की वजह से डिलीवरी डिले हो रही है, हो सकता है सेलर की वजह से, आइदर सेलर ने या फिर आइदर बायर ने, दोनों में से किसी एक पार्टी ने डिले कर दिया। तो जिसने भी डिलीवरी लेने में या देने में डिले कर दिया है, उसकी वजह से अगर गुड्स लॉस हो जाते हैं, तो फिर वो लॉस भी उसी पार्टी को भरना पड़ेगा जिसने ये फॉल्ट किया है, ये डिफॉल्ट किया है। ठीक है, पार्टी इन फॉल्ट, उसी का रिस्क रहेगा, पार्टी इन फॉल्ट। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रिस्क किसका रहेगा? रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शाल अफेक्ट द ड्यूटीज ऑफ, shall affect the duties or liabilities of either seller or buyer as bailey of the goods of the other party। अब ये कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि इससे ये जो भी सेक्शन कहता है कि ओनरशिप के साथ साथ रिस्क ट्रांसफर हो जाएगी, और अगर किसी पार्टी ने डिले कर दिया डिलीवरी देने में या लेने में, उसके फॉल्ट के कारण अगर गुड्स डैमेज हो जाते हैं, तो फिर जिस पार्टी ने गलती किया है लॉस भी उसी का होगा। लेकिन यहाँ पे सेलर और बायर की जो ड्यूटी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सेक्शन की वजह से। उनकी ड्यूटी जो रहेगी वो उनको वैसे भी फॉलो करना पड़ेगा, उनकी जो लायबिलिटी रहेगी उसके ऊपर भी कोई भी अफेक्ट नहीं होगा इस सेक्शन की वजह से। मीन्स एज अ बेली की बात हो रही है ना। जैसे गुड्स अगर सेलर के पास में है तो ये सेलर की जिम्मेदारी है, गुड्स अगर सेलर के पास में है ना, अभी तक उसने डिलीवरी दिया नहीं है ना, तो ये सेलर की जिम्मेदारी है उसको संभाल के रखना एज अ बेली। क्योंकि बेली, हम ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताया, बेली का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे की चीज हैंडल कर रहे हो, दूसरे की चीज आप यूज कर रहे हो, दूसरे की चीज आप यूज कर रहे हो तो आपको उतना ही केयरफुली वो यूज करना होता है जितना आप खुद की चीज केयरफुली यूज करते हो।
अगर आप मान लो लैपटॉप आप मेरे से लेके जा रहे हो यूज करने के लिए, तो आप मेरा लैपटॉप ऐसे यूज करोगे जैसे आप अपना लैपटॉप यूज करते। मीन्स उतना केयरफुली आपको संभाल के रखनी है दूसरे की चीज। तो यहाँ पे भी सेलर की जो ड्यूटी है संभाल के रखना, और बायर की भी ड्यूटी है संभाल के रखना दूसरे के गुड्स एज अ बेली, वो ड्यूटीज और लाइबिलिटीज उनको वैसे भी फॉलो करनी ही पड़ेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सेक्शन की वजह से। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट का इतना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब एनालिसिस पार्ट में भी वही दिया है कि जनरल रूल क्या है। जनरल रूल क्या है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर पार्टीज ने आपस में कुछ और एग्री करके रखा है तो जैसा उन पार्टीज ने एग्री करके रखा है वो रूल्स वो प्रोविजन लागू हो जाएगी। अगर उन्होंने आपस में कुछ और एग्री नहीं करके रखा है तो फिर हमारा रूल क्या है कि गुड्स का जो रिस्क है ये सेलर का रहेगा जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद में रिस्क किसका रहेगा, बायर का रहेगा, चाहे डिलीवरी की गई हो या ना की गई हो। तो वही बात कही है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में कहा गया है कि अगर डिलीवरी डिले हो रही है, गुड्स की जो डिलीवरी अगर ये डिले हो रही है किसी एक पार्टी के फॉल्ट की वजह से, चाहे हो सकता है फॉल्ट बायर का हो सकता है फॉल्ट सेलर का हो, किसी का भी फॉल्ट हो सकता है, उसकी वजह से अगर डिलीवरी डिले हो रही है तो गुड्स का जो रिस्क है वो किसके ऊपर रहेगा, जो पार्टी ने फॉल्ट किया है उसका रिस्क माना जाएगा और लॉस भी उसी को भरना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो यही बात ऊपर से जो हमने ऊपर पढ़ा वही सब बातें कही गई है। आप ये भी पढ़ोगे तो वही बताया गया है ये भी पैराग्राफ में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और ये भी हमने जो पॉइंट पढ़े थे ऊपर वही बातें रिपीट हुई है। तो कहने का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट कहता है, ये सेक्शन एक ही बात कहता है कि ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा अगर पार्टीज ने आपस में कुछ और एग्री करके नहीं रखा है तो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर का रिस्क रहेगा, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो बायर का रिस्क हो जाएगा। और इसका एक एक्सेप्शन है, अगर किसी एक पार्टी ने डिलीवरी डिले किया है, कोई भी फॉल्ट हो सकता है, किसी भी पार्टी का फॉल्ट हो सकता है, उसकी वजह से अगर डिलीवरी लेट हो रही है, डिले हो रही है, तो जिस पार्टी ने फॉल्ट किया है रिस्क भी उसका रहेगा, लॉस भी उसी को भरना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा ये सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। फिर दोस्तों देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको देखना है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये सेक्शन का कहने का एक ही मतलब है कि जो पर्सन के पास टाइटल रहेगा वही पर्सन टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर एक्स ने कोई चीज परचेज की होगी, ये गुड्स जो है मान लो एक्स के है, एक्स ओनर है, तो इसको एक्स ही सेल कर सकता है। एक्स ने सेल किया वाई के पास में, तो अब गुड्स का टाइटल जो पहले एक्स के पास में था वो अब किसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा, वाई के पास में हो जाएगा। तो ओनरशिप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। मान लो जो चीज एक्स की नहीं है वो एक्स बेच ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखो से फॉर एग्जांपल एक्स है, वाई है और मिस्टर जेड है। कोई एक चीज है जिसका ओनर जो है वो जेड है, और वो चीज जो है वो एक्स के पास पड़ी थी, एक्स के पास उसका पोजीशन था, एक्स के पास उसका पोजीशन था। ओनर कौन है, जेड है, लेकिन वो चीज किसके पास पड़ी थी, एक्स के पास पड़ी थी। तो एक्स ने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया वाई को, वाई को इसने सेल कर दिया। तो क्या वाई को ओनर मान सकते हैं हम, वाई के पास ओनरशिप ट्रांसफर हुई? नहीं दोस्तों, हमारा ये सेक्शन वही कहता है कि गुड्स का जो ओनर है ना वही टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, कोई और पर्सन टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसके पास टाइटल है ही नहीं वो ट्रांसफर क्या करेगा। तो जो चीज जिस पर्सन के पास है ही नहीं वो ट्रांसफर कैसे कर सकता है, इसके पास खुद के पास ओनरशिप नहीं है तो ये ट्रांसफर कैसे कर सकता है। तो हमारा ये सेक्शन वही कहता है। देखो क्या कहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर देयर ऑफ। मीन्स ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किए हैं जिसका वो खुद ओनर है ही नहीं। मीन्स जैसे यहाँ पे एक्स ने सेल किए थे, तो एक्स ने सेल किया है तो एक्स उस गुड्स का ओनर है क्या, नहीं। तो ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किए हैं जो खुद ही ओनर नहीं है, एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। और इसने गुड्स जो सेल किए हैं ना तो इसने ओनर का कंसेंट लिया है और ना तो ओनर ने इसको अथॉरिटी दिया था सेल करने का। तो ना तो ये खुद ओनर है
न तो इसने ओनर से अथॉरिटी ली है, न तो इसने ओनर से कंसेंट लिया है। क्लियर, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि गुड्स कौन सेल कर सकता है? या तो ओनर सेल कर सकता है, या तो कोई ऐसा पर्सन सेल कर सकता है जिसको ओनर ने अथॉरिटी दी हो सेल करने के लिए, कि भाई मैंने आपको अथॉरिटी दी है सेल करने के लिए, आप सेल करो। गुड्स का ओनर तो मैं हूं, लेकिन मैं आपको अथॉरिटी देता हूं कि आप सेल करो मेरे बिहाफ पे। या तो किसी ऐसे पर्सन ने सेल किया हो, कोई ऐसा पर्सन भी सेल कर सकता है जिसने ओनर का कंसेंट लिया हो सेल करने से पहले, कि भाई मैं आपकी ये चीज सेल करूं क्या। तो अगर ओनर हाँ कहता है तो ही वो सेल कर सकता है। तो मीन्स कहने का मतलब यह है कि किसी और पर्सन ने सेल किया है जो ओनर नहीं है, या तो फिर उसने ओनर की अथॉरिटी भी नहीं ली है ओनर से, और ओनर से कंसेंट भी नहीं लिया है, और बायर ने वो चीज खरीद लिया, तो बायर को भी कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा उस चीज का। बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स देन द सेलर हैड। यहाँ पे सेलर कौन है? यहाँ पे सेलर मेरे एग्जाम्पल में एक्स है, जो गुड्स सेल कर रहा है वो सेलर। बायर कौन है? वाई है। और ओनर कौन है गुड्स का? जेड है। तो यहाँ पे ऐसा पर्सन सेल कर रहा है गुड्स जो ना तो वो ओनर है खुद, ना तो उसने ओनर से कंसेंट लिया है, ना तो ओनर ने उसको अथॉरिटी दिया है। ऐसे पर्सन ने अगर गुड्स सेल किए होंगे तो बायर को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, जो सेलर के पास है उतना ही टाइटल वो ले सकता है। तो यहाँ पे सेलर से अच्छा टाइटल उसको नहीं मिल सकता। कहने का मतलब ये है, बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स देन द सेलर हैड। सेलर से अच्छा टाइटल उसके पास नहीं जा सकता। सेलर के पास टाइटल कौन सा था? सिर्फ पोजीशन का था, तो इसको भी पोजीशन का ही मिलेगा। सेलर जो है यहाँ पे ओनर नहीं था, तो इसको ओनरशिप नहीं मिल सकती है। तो सेलर के पास जो टाइटल है वही टाइटल इसको मिल सकता है, नहीं तो फिर नहीं मिल सकता है। Clear? Unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell। हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है अनलेस का मतलब क्या, अब ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। अब z जो है ये ओनर है गुड्स का, लेकिन गुड्स किसके पास पड़े हैं? x के पास पड़े हैं। अब z और x दोनों मिलते हैं y से। x कहता है कि ये जो गुड्स दिख रहे हैं ना ये मेरे हैं। मीन्स वो y को क्या बता रहा है? वो y को बता रहा है कि ओनर कौन है गुड्स का? x है। ऐसा x बता रहा है। और z भी वहीं पे खड़ा था सामने, और z ने इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वो चुप रहा वहां पे, वो चुप रहा वहां पे। तो x ने खुद को ओनर बताया, जबकि वो ओनर था क्या? नहीं, वो गुड्स का ओनर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने गुड्स का ओनर खुद को बताया। और जेड जो ओनर था गुड्स का, वो भी वहीं पर खड़ा था और वो सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसने वाई को ये नहीं बताया कि ओनर मैं हूं, एक्स नहीं है। वो चुप रहा वहां पे। और एक्स ने ये गुड्स जो है ये वाई को सेल कर दिए, खुद को ओनर बता के। जेड भी वहां पे खड़ा खड़ा सब देख रहा था, और उसने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे सेलर है एक्स, बायर है वाई। इस केस में बायर के पास टाइटल चला जाएगा, मीन्स बायर को ओनर माना जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, वैसे तो जनरल रूल क्या है कि अगर जो पर्सन कोई और पर्सन सेल कर रहा है तो बायर को टाइटल नहीं मिलेगा, बायर को ओनर नहीं कहा जाएगा। मीन्स ये जो चीज बायर ने खरीदी है, ये जो गुड्स बायर ने खरीदी है, ये उसको ट्रू ओनर को वापस लौटाने पड़ेंगे। जनरल रूल ये है। इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे कि आपको याद होगा तो ए ने कार चोरी की थी, उसने बी को बेच दिया। फिर 2 महीने बाद पता चला सी को कि कार जो है, सी जो है ना बी के बंगलो के बाहर से जा रहा था, उसने बी की पार्किंग में कार देखा और उसने जाके कहा कि ये कार तो मेरी है। तो बी को उस केस में आपको याद होगा तो कार लौटानी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि ए ने उसको सेल किया था। ए क्या उस कार का ओनर था? नहीं। ओनर कौन था? सी था। तो जनरल रूल यही है दोस्तों। वो क्यों उसको लौटानी पड़ी थी? बी ने कार क्यों लौटाई उसको सी को वापस? क्योंकि ये रूल हमारा, ये सेक्शन वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है कि वहां पे सेलर था ए, और सेलर के पास खुद के पास टाइटल नहीं था। तो जो टाइटल उसके पास है ही नहीं वो ट्रांसफर कैसे कर सकता है? समझ में आया? वहां पे बी ने कार क्यों लौटाई? क्योंकि यहाँ वहां पे सेक्शन 27 एप्लीकेबल हो गया था।
सेक्शन 27 कहता है कि जो ओनर है ना वही गुड सेल कर सकता है, और ओनर ही सेल करेगा तो ही बायर को टाइटल मिलेगा। या तो ओनर ने अगर किसी और को अथॉरिटी दी है सेल करने के लिए तो वो पर्सन सेल कर सकता है, तो फिर बायर को टाइटल मिलेगा, बायर को ओनरशिप मिलेगी। क्लियर? या तो फिर जो पर्सन सेल कर रहा है उसने ओनर से अथॉरिटी लिया होगा, कंसेंट लिया होगा उसका सेल करने से पहले। तो अगर किसी पर्सन ने अगर सेल करने से पहले ओनर का कंसेंट लिया है, ओनर ने उसको हाँ बोला है सेल करो आप, तो फिर बायर को टाइटल मिलेगा, ओनरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्लियर? वो जो चोरी वाला केस था जो मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल बताया था, वहां पे ओनर कौन था? सी था। तो ना तो उसने ए को अथॉरिटी दी थी सेल करने की, ना तो ए ने उससे कंसेंट लिया था सेल करने से पहले, और ना खुद वो ए जो था ओनर था। इसीलिए उस केस में बी को कार लौटानी पड़ी थी। ठीक है? क्यों? क्योंकि सेक्शन 27 कह रहा था। तो सेक्शन 27 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है और वो गुड्स का खुद ओनर नहीं है, या तो फिर उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है सेल करने की, या तो उस पर्सन ने ओनर से कंसेंट नहीं लिया है, तो फिर बायर ने वो गुड्स जो एक्वायर किए होंगे सेलर से, बायर के पास ओनरशिप नहीं जाएगी, बायर को ओनर नहीं कहलाया जाएगा, बायर को वो चीज ट्रू ओनर को लौटानी पड़ेगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये वाला एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन में आ गया। क्या एक्सेप्शन है? कि अगर उस पर्सन ने खुद को गुड्स का ओनर बताया है और जो ओनर है वो भी वहां पे था, वो भी सुन रहा था, वो भी वहां पे सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ भी डिनाई नहीं किया, उसने डिनाई नहीं किया ये बात को, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वहां पे जेड जो है वो चुप रहा, तो उस केस में अगर सेलर ने बायर के पास गुड्स ट्रांसफर किए होंगे तो बायर के पास ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। ये इतने सेंटेंस का मतलब वो होता है, अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स, unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell। यहाँ पे सेलर कौन है? एक्स। सेलर के पास क्या सेल करने की अथॉरिटी है? नहीं है। सेलर के पास सेलर के पास गुड्स सेल करने की अथॉरिटी नहीं है, और ये बात जेड को बतानी चाहिए थी, लेकिन जेड वहां पे चुप रहा, वहां पे उसने कुछ नहीं बोला। प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग मीन्स उसने एक्स को चुप नहीं करवाया। क्लियर? उसने वाई को ऐसा नहीं बताया कि वो जो सेलर है ना उसके पास सेल करने की अथॉरिटी है ही नहीं। समझ गए? तो ऐसा कुछ है तो ये एक्सेप्शन में आता है। देखो क्या दिया है आगे, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब ये भी एक्सेप्शन में कवर होता है दोस्तों। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, विद द कंसेंट ऑफ द ओनर in possession in possession of the goods or of a document of title to the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the buyer acts in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell। अब देखो दोस्तों ये एक्सेप्शन क्या है, जैसे एक्स है और वाई है। एक्स है ना, ये एक मर्केंटाइल एजेंट है। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको मर्केंटाइल एजेंट का मतलब बताया था। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब एजेंट होता है, इसके पास अथॉरिटी होती है, इसको प्रिंसिपल अथॉरिटी देता है कि आप गुड्स या तो बाय करो या तो आप सेल करो मेरे बिहाफ पे। तो हो सकता है ये बाइंग एजेंट हो सकता है ये सेलिंग एजेंट हो। तो ये मर्केंटाइल एजेंट है। मान लो एक जेड है, जेड के पास कुछ गुड्स थे जिसका वो खुद ओनर था। अब वो गुड्स जो है ना, वो गुड्स उसने एक्स को दे दिए, सिर्फ उसका पोजेशन उसको दिया, गुड्स का सिर्फ पोजेशन उसको दिया है। मीन्स एक्स के पास गुड्स का पोजेशन है, लेकिन उसके पास जो पोजेशन है वो कैसे आया? वो विद द कंसेंट ऑफ द ओनर आया। मीन्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द कंसेंट ऑफ द ओनर उसके पास गुड्स का पोजेशन आ गया। अब जेड ने उसको ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं दिया था सेल करने का, जेड ने उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दिया था सेल करने का, उसके पास सिर्फ पोजीशन था गुड्स का। एक्स के पास
गुड्स का सिर्फ पोजीशन था, उसके पास कोई भी गुड्स सेल करने की अथॉरिटी नहीं थी। जेड ने उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी परचेस करने, सेल करने की गुड्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, वाई एक्स के पास आया, वाई क्या है, बायर है, वाई एक्स के पास आया, उसको एक्स के पास गुड्स दिखे और वाई ने सोचा ये मर्केंटाइल एजेंट है, एक्स ने बोला आपको खरीदना है क्या, तो मैं आपको सेल करने को रेडी हूं। यहाँ पे एक्स ने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, जबकि एक्स के पास कोई भी सेल करने की अथॉरिटी थी क्या, नहीं थी, लेकिन उसने बायर को देख के गुड्स सेल कर दिए। मीन्स उसने वाई को गुड्स वो सेल कर दिए। यहाँ पे अब वाई के पास जो टाइटल जाएगा, वाई के पास गुड टाइटल जाएगा, मीन्स वाई को गुड्स का ओनर माना जाएगा। भले ही एक्स के पास गुड्स सेल करने की अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास सिर्फ गुड्स का पोजीशन था, वो भी जो उसको मिला था विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, जेड के कंसेंट से उसके पास सिर्फ और सिर्फ गुड्स का पोजीशन था। जेड ने उसको सेल करने की अथॉरिटी नहीं दी थी, लेकिन एक्स जो बिजनेस करता है, एक्स मर्केंटाइल एजेंट करके बिजनेस करता है, और ये वाई को पता था कि ये मर्केंटाइल एजेंट है, तो उसने एक्स से गुड्स खरीद लिए ये सोच के कि वो मर्केंटाइल एजेंट है, उसके पास सेल करने की अथॉरिटी जनरली रहती ही है। तो वाई को इस बात का पता नहीं था कि जेड ने उसको कोई भी तरह की अथॉरिटी नहीं दी है गुड्स सेल करने की, इस बात से अनजान था वाई, और वाई ने बेचारे ने भरोसा करके, एक्स के ऊपर भरोसा करके गुड्स खरीद लिए। अब एक्स का तो काम ही है, एक्स तो एजेंट ही है, वो तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेचता ही है। वाई को लगा कि ये भी वो जो गुड्स है, ये भी वो एज अ मर्केंटाइल एजेंट ही बेच रहा है, उसके पास अथॉरिटी होगी ही, तो यहाँ पे वाई की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे वाई को ओनर माना जाएगा। तो ये एक्सेप्शन में कवर होता है। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे एक पर्सन ने गुड्स सेल किए हैं जिसका वो खुद ओनर नहीं है, न तो उसके पास सेल करने की अथॉरिटी है, न तो ओनर ने उसको कोई कंसेंट दिया है, न तो उसने ओनर से कभी कंसेंट लिया गुड्स सेल करने के लिए। तो ये सेल में, इस ट्रांजेक्शन में बायर को गुड टाइटल मिलेगा, मीन्स बायर को ओनर माना जाएगा, ये एक्सेप्शन में कवर होता है। ठीक है, तो वही बात कही है, एनालिसिस में भी आप पढ़ोगे तो वही बात बताएगा आपको, तो कुछ नया नहीं है। यहाँ पे बस एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ये एक सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो आएगा आपको पेपर में, वहां पे ऐसा लिखा जाएगा, नेमो दैट कोट नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है कि जो पर्सन के पास जो चीज नहीं है, पर्सन के पास जो चीज नहीं है, वो खुद वो चीज ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे वही है, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जो उसको मिला ही नहीं है, वो चीज वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे जो पर्सन ओनर है, वही पर्सन गुड सेल कर सकता है। मीन्स वो पर्सन खुद सेल करेगा तो फिर बायर को ओनरशिप मिलेगी। अगर ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किए हैं जो खुद ओनर नहीं है, या तो फिर उसके पास गुड्स सेल करने की अथॉरिटी नहीं है, या तो फिर उसने सेल करने से पहले ओनर से कंसेंट नहीं लिया है, उस केस में बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। बायर को वो चीज नहीं मिल सकती है जो सेलर के पास थी ही नहीं। ठीक है, हमारा ये सेक्शन वो बात कहता है। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ोगे तो वही बात आपको, एग्जाम्पल जो है आपको लास्ट वाला ही दिखेगा आपको, जिससे पहले जो हमने कवर किया था कि ए ने गुड्स सेल किए, जो उसने गुड्स चोरी किए थे, किसको सेल किए उसने, बी को सेल किए। अब बी को भी पता नहीं था कि ये चोरी के गुड्स है, उसने भी ए के ऊपर भरोसा करके गुड फेथ में वो गुड्स बाय कर लिए। बी को उस गुड्स का टाइटल नहीं मिलेगा, उसको वो ट्रू ओनर को लौटाने पड़ेंगे, और ट्रू ओनर के पास राइट है कि वो गुड्स बी से वापस ले सकता है। तो यही मैंने आपको एग्जांपल बताया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, इससे भी आपको समझ में आएगा। पी जो है ना, पी ने एक व्हीकल लिया था हायर परचेस पे। मिस हायर परचेस मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया था फर्स्ट यूनिट में ही, इस चैप्टर के फर्स्ट यूनिट में हमने देखा हायर परचेस में क्या होता है। सारे इंस्टॉलमेंट, सारे ईएमआई पे करने के बाद में लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे, तो आप गुड्स के ओनर कहलाओगे। तब तक आपको गुड्स की ओनरशिप नहीं मिलेगी, गुड्स तो आपके पोजीशन में रहेंगे, लेकिन आप गुड्स के ओनर तभी कहलाओगे जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो यहाँ पे पी जो है वो हायरर है व्हीकल का, मीन्स उसने अभी तक सारे इंस्टॉलमेंट नहीं भरे हैं,
इसका मतलब P अभी तक ओनर नहीं बना है गुड्स का। उसने क्या कर दिया, गुड्स तो उसके पास ही थे, व्हीकल तो उसके पास ही थी, उसने सेल कर दिया Q को। अब Q यहाँ पे उसको ओनरशिप का टाइटल नहीं मिलेगा Q को। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिससे उसने गुड्स खरीदे हैं, उसने गुड्स खरीदे हैं P से। P जब खुद ही गुड्स का ओनर नहीं था तो Q कैसे बन सकता है? तो P वो चीज ट्रांसफर ही नहीं कर सकता जो उसके पास है ही नहीं। तो ओनरशिप उसके पास है ही नहीं, तो ओनरशिप ट्रांसफर कैसे करेगा वो? तो Q को ओनरशिप नहीं मिलेगी, Q को सिर्फ वही टाइटल मिलेगा जो P के पास था। ठीक है, तो एट द मोस्ट ही एक्वायर्स द सेम राइट एज दैट ऑफ द हायरर। तो यहाँ पे अब Q भी हायरर कहला जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको नहीं लगता कि बायर के साथ बहुत ज्यादती हो रही है? अब मान लो जैसे मैंने किसी से गुड्स परचेज कर लिए, मैंने किसी सेलर से गुड्स परचेज कर लिए, मुझे बाद में पता चला कि उसके पास न तो वो खुद ओनर था गुड्स का, न तो उसके पास गुड्स सेल करने की अथॉरिटी थी, न तो उसने ओनर से कंसेंट लिया था सेल करने से पहले। अब मैंने तो गुड फेथ में बाय कर लिया, बाद में मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मुझे, अब बायर के बारे में सोचो, अब मुझे तो वो गुड्स लौटाने पड़ेंगे ट्रू ओनर को, तो मेरे साथ तो ये गलत हो रहा है ना। तो अब ये लॉस बायर का नहीं होना चाहिए, इसके लिए काफी सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो ये ऐसे एक्सेप्शंस है दोस्तों जिसमें सेलर के पास ओनरशिप तो नहीं होती है, लेकिन बायर उससे गुड्स खरीदेगा तो बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। मींस सेलर के पास ओनरशिप है क्या? सेलर के पास ओनरशिप नहीं है, लेकिन अगर वो बायर को गुड्स सेल करेगा तो उसके पास ओनरशिप आ जाएगी। ये वैसे वाले केसेस है। हमारा जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि जो पर्सन के पास ओनरशिप नहीं है, अगर वो गुड्स सेल करेगा तो बायर को भी ओनरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन इन केसेस में जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है उसके पास तो ओनरशिप नहीं है, लेकिन बायर अगर उससे गुड्स खरीदेगा तो बायर के पास ओनरशिप आ जाएगी। मींस इस केस में, इन सारे केसेस में बायर को ट्रू ओनर को गुड्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला यही है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, जो अभी अभी हमने ऊपर एक्सेप्शन में पढ़ा, यही वाला ऊपर दोस्तों, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि मर्केंटाइल एजेंट, हम उस पर्सन को कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट जिसका काम ही होता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेचना। तो जनरली उसके पास गुड्स सेल करने की अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक मर्केंटाइल एजेंट है, उसने अगर सेल किया, उसके पास गुड्स का सिर्फ पोजीशन था जो उसको मिला था ओनर से। ओनर से उसको क्या मिला था? सिर्फ गुड्स का पोजीशन मिला था। क्या उसके पास सेल करने की अथॉरिटी थी? ओनर ने क्या उसको सेल करने की अथॉरिटी दी है? नहीं दी है। उसने सिर्फ गुड्स का पोजीशन उसके पास दिया है। तो गुड्स का पोजीशन है उसके पास, या तो फिर गुड्स के डॉक्यूमेंट्स का पोजीशन है, और वो उसके पास कैसे आया? विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। ओनर ने ही उसको वो पोजीशन दिया है। ठीक है, और उसने गुड्स सेल कर दिया व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट। उसने किसी बायर को गुड्स सेल कर दिया, हालांकि उसके पास सेल करने की अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बायर को सेल कर दिया। और जब वो सेल कर रहा था तो उसने कैसे किया? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट। एंड बायर ने भी ये गुड फेथ में उससे गुड्स खरीद लिया, उस पे भरोसा करके गुड्स खरीद लिया। बायर को ये बात पता ही नहीं थी कि इसके पास गुड्स सेल करने की अथॉरिटी नहीं है। वो तो ऐसे ही समझ रहा था कि ये मर्केंटाइल एजेंट है, और मर्केंटाइल एजेंट के पास जनरली ये अथॉरिटी तो होती ही है, तो इसके पास भी होगी ही ये गुड्स सेल करने की। ऐसा सोच के उसने सेलर के ऊपर भरोसा करके गुड्स खरीद लिए। अब यहाँ पे उसको पता ही नहीं था कि सेलर के पास अथॉरिटी है ही नहीं सेल करने की। तो वो जो बायर है उसको ओनर माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। तो ये पहला एक्सेप्शन है जिसमें एक ऐसा पर्सन गुड सेल कर रहा है जो खुद ओनर नहीं है, ना तो उसके पास सेल करने की अथॉरिटी है, ना ही उसने सेल करने से पहले ओनर से कोई कंसेंट लिया है। फिर भी बायर को हम ओनर मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। फिर सेकंड एक्सेप्शन है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, दोस्तों पहले तो समझ लो जॉइंट ओनर्स किसको कहते हैं? दो
या दो से ज्यादा पर्सन्स ने मिलके कोई एक चीज परचेज की हो, मिलके कोई एक चीज परचेज की हो, जैसे कि वेहिकल, मान लो कोई एक कार परचेज की है, और कार किसने परचेज की है, एक्स और वाई और जेड, इन तीन लोगों ने मिलके कार परचेज की है। तो तीनों ने मिलके खरीदा है ना, तो इसको कहते हैं दोस्तों जॉइंट ओनर्स। ये क्या है, ये भी जॉइंट ओनर है, ये भी जॉइंट ओनर है, ये भी जॉइंट ओनर है। लेकिन अब क्या हुआ इस केस में, देखो अब इस केस में क्या हुआ, जनरली कार जो है वो एक्स के पोजीशन में थी, कार जो है एक्स के पोजीशन में है, और इसके पास जो पोजीशन है ना वो इन दोनों के कंसेंट से आया है, मीन्स इन दोनों ने अपने मर्जी से इसके पास रखा है कार। कार तो कोई भी एक ही बंदा रख पाएगा, भले खरीदी तीनों ने है, लेकिन रहेगी तो किसी एक के पास ही ना, फिलहाल रखेगा तो कोई एक ही। तो यहाँ पे एक्स के पास कार है, और उसको जो कार का पोजीशन मिला है वो विद द कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट ओनर्स मिला है, मीन्स उसने कोई धोखाधड़ी से नहीं लिया, दूसरों ने बोला कि ठीक है, बाकी के जॉइंट ओनर्स ने बोला कि हम ठीक है आपके पास ही कार रख देते हैं, आपके पास ही पोजीशन रखते हैं, जब भी कार की जरूरत पड़ेगी हम आपके यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि ओनर्स तो हम भी हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्स ने गुड्स सेल कर दिए, ये कार उसने सेल कर दी मिस्टर ए को, जबकि कार परचेज किसने की थी, तीनों ने की थी, तो तीनों की मर्जी से सेल होना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ एक्स ने अकेले ने कार सेल कर दी ए के पास। तो अब ए के पास, अब ए को इस बात का पता ही नहीं था कि ये जॉइंट ओनर्स है और इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है सेल करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब ए के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी दोस्तों, तो ये एक्सेप्शन में कवर होता है। तो वही बात है, देखो इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स, मींस किसी एक जॉइंट ओनर के पास हैज द सोल पोजीशन ऑफ देम बाय द परमिशन ऑफ द अदर को ओनर्स, मींस इन दोनों को ओनर्स ने इसको परमिशन दिया है कि ठीक है आपके पास पोजीशन रखो, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन हु बाइज देम ऑफ सच जॉइंट ओनर इन गुड फेथ। इन गुड फेथ का मतलब उसने भरोसा करके ले लिया। अब ए को पता ही नहीं था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने की, उसने सोचा कि एक्स के पास है कार, उसने खरीद लिया, एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। तो ए को इस बात की जानकारी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कि एक्स के पास अथॉरिटी है ही नहीं, उसको लगा कि ये कार जो है ना, जो एक्स के पास है वो है तो सभी की, लेकिन इसके पास सोल पोजीशन है और इसके पास अथॉरिटी भी है सेल करने की, ऐसा उसको लग रहा था। ठीक है, ए को लग रहा था, तो ए ने ऐसा सोच के उससे कार खरीद ली। यहाँ पे ए के पास ओनरशिप चली जाएगी, क्लियर, ए को अब ओनर माना जाएगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी ऐसे तीन भाई थे, और तीनों भाई ने मिलके मिलके एक टीवी और वीसीआर खरीदा विद द कंसेंट ऑफ बी एंड सी, दोनों के कंसेंट से, बी और सी ने दोनों ने कंसेंट दिया कि वीसीआर जो है ना ये किसके पोजीशन में रहेगा, ए के पास ही रहेगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लेके जाएंगे, ऐसा उन्होंने आपस में डिसाइड किया। अब ए ने क्या किया, वो टीवी और वीसीआर पी को सेल कर दिया, और पी ने भी बाय कर लिया इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस दैट ए हैड नो अथॉरिटी टू सेल। अब पी को पता ही नहीं कि ए के पास अथॉरिटी है ही नहीं सेल करने की, उसने तो खरीद लिया गुड फेथ में। अब यहाँ पे पी के पास गुड टाइटल जाएगा, मीन्स पी को ओनर माना जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो? हाँ, थर्ड पॉइंट, सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लिया है, आपको मैं बताता हूँ क्या था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था जब कोएर्जन होता है, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसे चार केसेस थे। हमने इसमें देखा था मिसरिप्रेजेंटेशन, हमने इन चारों केसेस में क्या देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई है, से फॉर एग्जांपल एक्स ने कोई चीज एक्वायर की है, एक्स ने कोई चीज एक्वायर की है, किससे एक्वायर की है, वाई से एक्वायर की है। अब ये जो उसने एक्वायर किया ना, ये उसने एक्वायर किया अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स इन चारों में से उसने कोई एक चीज एक्सरसाइज करके किया, मीन्स वाई का यहाँ पे फ्री कंसेंट था क्या, नहीं, यहाँ पे वाई का फ्री कंसेंट नहीं था। वाई ने दबाव में आके, वाई ने अंडर प्रेशर
x को वो चीज ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ पे y चाहे तो उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ऐसा हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ y। अब यहाँ पे x के पास गुड्स है और y इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कैंसिल कर सकता है, x से वो चीज वापस ले सकता है। लेकिन y ने ऐसा नहीं किया। x ने क्या कर दिया? ये गुड्स एक्वायर करके उसने मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दिए, सेल कर दिए गुड्स। किसको सेल कर दिए उसने? ए को सेल कर दिए। तो ए क्या है? यहाँ पे बायर है। अब यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स ने गुड्स का पोजीशन लिया था, एक्स ने गुड्स का पोजीशन लिया था अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाई चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है और उससे वो गुड्स वापस ले सकता है, लेकिन वाई ने अभी तक ऐसा किया है क्या? नहीं किया है। और एक्स ने क्या कर दिया? वो जो गुड्स उसने एक्वायर कर दिए थे वो आगे ट्रांसफर कर दिए, आगे सेल कर दिए ए के पास और इससे पैसे ले लिए। अब यहाँ पे बाद में एक्स ने गुड्स सेल करने के बाद में वाई जाग गया नींद में से। वाई ने बोला नहीं, अभी तक तो मैं डर रहा था एक्स से, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करता हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करता हूँ मींस अब मुझे मेरे गुड्स वापस चाहिए। तो क्या अब ए जो है इसको गुड्स लौटाने पड़ेंगे वाई को? नहीं दोस्तों, अब ए जो है ना ये वाई को गुड्स नहीं लौटाएगा। अब ए को ओनरशिप मिल गई, अब ए क्या हो गया? ओनर हो गया है। तो एक्स ने गुड्स सेल किए हैं, एक्स ने गुड्स सेल किए हैं, ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किए हैं जिसके पास गुड्स का पोजीशन था और उसको पोजीशन कैसे मिला? अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन वाई को जागना चाहिए था, कब जागना चाहिए था? एक्स जब सेल कर रहा था ना उससे पहले वाई को जगना चाहिए था नींद में से, है ना। उसको उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना चाहिए था और एक्स से गुड्स वापस लेने चाहिए थे। अब एक बार अगर एक्स ने किसी और को सेल कर दिया तो अब जिसको उसने सेल किया है उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद वाई कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर नहीं सकता है, गुड्स वापस नहीं मांग सकता है, मींस ए को ओनर माना जाएगा। तो वही बात कही है। अब बायर वुड एक्वायर, यहाँ पे ए जो है बायर है, वुड एक्वायर अ गुड टाइटल, उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, मींस ओनर कहलाया जाएगा, टू द गुड्स सोल्ड टू हिम बाय अ सेलर। यहाँ पे सेलर कौन है? एक्स है, उसने गुड्स सेल किया ना। हु हैड ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ द गुड्स, हु हैड ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ अ गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कोएर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे सेलर ने, यहाँ पे सेलर ने गुड्स का पोजीशन कैसे एक्वायर किया था? अंडर कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। मींस ये जो उसने गुड्स एक्वायर किए थे अंडर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, और उसने वो गुड्स सेल कर दिए किसको? बायर को। तो बायर को गुड टाइटल मिलेगा, provided that the contract had not been rescinded until the time of the sale। तो यहाँ पे वाई ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं किया होगा, कैंसिल नहीं किया होगा, वॉइड नहीं किया होगा अंटिल द टाइम ऑफ सेल। मीन्स सेल करने से पहले इसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया है। सेल करने के बाद में अगर ये वॉइड करेगा तो कोई फायदा नहीं दोस्तों। जो सेल करने के पहले अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, वाई ने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दिया, तो फिर एक्स जो है आगे गुड सेल नहीं कर सकता। क्लियर? समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत इजी एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ। ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है ये ओनर है, इसके पास कुछ गुड्स है और इसने क्या कर दिया? इसने गुड्स जो है ये वाई को दे दिए, वाई को सेल कर दिए। तो इसने वाई को सेल कर दिया तो अब ओनरशिप किसके पास आ गई? अब ओनर कौन बन गया गुड्स का? अब वाई बन गया। क्या एक्स ओनर है? नहीं, क्योंकि गुड्स क्या हो गए? सेल हो गए। अब वाई ने कहा ठीक है ये गुड्स तो अब मेरे हो गए, लेकिन मैं ये डिलीवरी कल लेके जाऊंगा, मैं ये गुड्स जो है ना ये आपसे मैं कल लेके जाऊंगा, अभी फिलहाल आपके पास ही रखो। तो ये जो सेलर है, ये जो सेलर है ये पहले ओनर था, जैसे ही इसने गुड्स सेल कर दिए तो ओनर कौन बन गया? वाई। लेकिन अभी भी गुड्स का पोजीशन किसके पास में है? अभी भी गुड्स का पोजीशन जो है ये सेलर के पास में ही है। अब क्या किया इसने? अब एक्स ने क्या किया? एक्स के पास एक दूसरा बायर आ गया, एक्स के पास एक दूसरा बायर आ गया, मिस्टर ए। अब ये जो डील हुई थी ना, ये डील हुई थी फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज में।
अब मिस्टर ए आया, मिस्टर ए को पता ही नहीं कि ये गुड्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। उसने देखा कि मिस्टर एक्स के पास ये गुड्स पड़े हैं, उसके पोजीशन में है। मिस्टर ए ने कहा ये गुड्स कितने के दोगे? मिस्टर एक्स ने कहा कि ये गुड्स जो है मैं आपको दूंगा 1200 रुपीज में। मिस्टर ए एग्री हो गया, उसने कहा ठीक है डन, मैं गुड्स खरीदने को तैयार हूं, आप मुझे दे दो। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये गुड्स इसको 1200 रुपए में सेल कर दिए। एक्स ए जो है ये गुड्स लेकर चला गया, ए जो है गुड्स लेकर चला गया, तभी के तभी उसने 1200 रुपए एक्स को दे दिए। यहाँ पे ए के पास जो है, ए के पास जो है ये गुड टाइटल जाएगा। अब गुड्स का ओनर कौन कहलाएगा? मिस्टर ए कहलाया जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर ए जो है ये ओनर बन जाएगा गुड्स का। सर फिर इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा, इसको इसके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये क्या करेगा, मिस्टर एक्स से जो है पैसे वापस ले लेगा। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किए हैं, ऐसे पर हम इस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, हम सेकंड वाले ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किए हैं, ऐसे सेलर ने गुड्स सेल किए हैं जिसकी ओनरशिप उसके पास थी ही नहीं, क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन में ही उसने क्या कर दिया, ओनरशिप को ऑलरेडी बायर के पास ट्रांसफर कर दिया था। अब इसके पास ओनरशिप नहीं रही, सिर्फ इसके पास गुड्स का पोजीशन है, और इसने सेकंड ट्रांजेक्शन किया तो इसने गुड्स वापस सेल कर दिए। ऑलरेडी सेल किए हुए गुड्स इसने फिर से सेल किए हैं। तो जो गुड्स की ओनरशिप इसके पास थी ही नहीं ये ट्रांजेक्शन करते समय, वो गुड्स उसने सेल किया है। बायर को यहाँ पे ओनरशिप फिर भी ट्रांसफर होगी। ठीक है, वही बात कही है। इफ अ पर्सन है, क्योंकि इसको जानकारी नहीं थी ना, इफ अ पर्सन है सोल्ड गुड्स, इफ अ पर्सन है सोल्ड गुड्स, एक्स ने गुड्स सोल्ड कर दिए है, सेल कर दिए है, वाई को दे दिए है, बट वाई को दे दिया मीन्स उसने गुड्स सिर्फ सेल किए हैं, लेकिन गुड्स का पोजीशन उसके पास में है, बट कंटिन्यूज टू बी इन पोजीशन ऑफ देम और ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू देम, ही में सेल, हो सकता है वो सेल करे टू थर्ड पर्सन। यहाँ पे ए क्या है, ये थर्ड पर्सन है। एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स द डिलीवरी देयर ऑफ इन गुड फेथ, अब ए को उसकी गुड्स की डिलीवरी भी मिल गई इन गुड फेथ, एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, ए को प्रीवियस सेल के बारे में नोटिस था ही नहीं, इसको जानकारी नहीं थी ए को कि प्रीवियस से एक सेल हो चुका है इस गुड्स का। he would have good title to them although the property in the goods had passed to the first buyer earlier. A pledge or a pledge or other disposition of the goods or documents of title by the seller in possession are equally valid. तो कहने का मतलब ये है, ए ने गुड्स खरीद लिए और ए को गुड्स की डिलीवरी भी मिल गई। ए को प्रीवियस सेल के बारे में जानकारी ही नहीं थी कि ये गुड्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पे एक्स ने गुड्स जो ऑलरेडी उसने सेल कर दिए थे, जिसकी ओनरशिप ऑलरेडी वाई के पास जा चुकी थी, लेकिन गुड्स का पोजीशन अभी भी एक्स के पास था, एक्स ने क्या कर दिया, वो गुड्स को फिर से किसी और थर्ड पर्सन को सेल कर दिया। यहाँ पे ए के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ए को ओनर माना जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। देखो अब यहाँ पे क्या है, जैसे अब मान लो एक्स और वाई ऐसे दो, एक सेलर है और एक बायर। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया था। वाई ने बोला मैं गुड्स खरीदने को तैयार हूं, एक्स ने बोला ठीक है मैं आपको देने को तैयार हूं। एक्स ने क्या कर दिया, गुड्स का पोजीशन इसको दे दिया। एक्स ने गुड्स का पोजीशन किसको दे दिया, वाई को दे दिया। लेकिन अभी तक उसने ओनरशिप ट्रांसफर की क्या? नहीं, अभी तक उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। ओनरशिप इसको मिलने वाली है, इसने गुड्स खरीद लिए है, ऐसा समझ लो गुड्स खरीद ही लिए, लेकिन पेपर वर्क कुछ बाकी है। तो गुड्स की ओनरशिप जो है वो अभी तक इसको नहीं मिली है, गुड्स की ओनरशिप अभी तक इसको नहीं मिली है, सिर्फ इसको गुड्स का पोजीशन मिला है। अब ऐसे बायर ने क्या किया, इसके पास गुड्स तो आ ही गए, लेकिन इसके पास ओनरशिप आई है क्या? अभी तक नहीं। अभी भी ओनर कौन है गुड्स का, ये है। ओनरशिप ट्रांसफर होगी लेकिन फ्यूचर डेट की होगी, अभी नहीं हुई है ओनरशिप, अभी तो सिर्फ गुड्स का पोजीशन ही इसको मिला है। अब ऐसे बायर ने क्या कर दिया, इसने वाई ने क्या कर दिया, मिस्टर ए को गुड्स सेल कर दिए। तो जब इसने मिस्टर ए को गुड्स सेल किए, तब क्या ये ओनर था क्या गुड्स का? नहीं। क्या इसके पास ओनरशिप आ चुकी थी क्या? नहीं। ओनरशिप इसको मिलेगी एक्स से, वो बाद में मिलेगी, अभी तो उसने गुड्स दे दिए, एक्स ने गुड्स उसको दे दिए कि आप गुड्स लेके जाओ, मैं आपको डॉक्यूमेंट जो है गुड्स के बाद में देता हूं, मैं ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है।
ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई, अभी तक सिर्फ गुड्स का पोजीशन ही बायर को मिला है और इस बायर ने अभी तक ओनरशिप नहीं मिली है, तो अभी तक तो ये ओनर नहीं है। ओनरशिप मिलने से पहले ही इसने गुड्स क्या कर दिए, थर्ड पर्सन को सेल कर दिए, आगे उसने सेल कर दिए। तो क्या मिस्टर ए को ओनरशिप मिलेगी? जी हाँ मिलेगी। इसने तो गुड्स खरीदे हैं ऐसे पर्सन से जिसके पास ओनरशिप नहीं है, सिर्फ उसके पास गुड्स का पोजीशन था, इसके पास खुद के पास ओनरशिप अभी तक आई नहीं थी। और बायर एक्चुअली उसने खरीदा है लीगल तरीके से ही, लेकिन अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, उसको नहीं हुई है अभी तक, और इसने आगे सेल कर दिया। यहाँ पे अब ए को ओनर माना जाएगा। क्लियर? तो वही बात कही है, वेयर अ बायर, बायर बोला है, ऊपर कौन सेल कर रहा था, ऊपर एक्स ने डबल सेल कर दिया। यहाँ पे एक्स ने डबल सेल नहीं किया है, एक्स ने वाई को सेल किया है, लेकिन अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। वाई के पास सिर्फ गुड्स का अभी तक पोजीशन ही आया है, और वाई बायर है, बायर ने अब तीसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, दोनों में ये फर्क है। वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर और obtains possession of the goods before the property in them has passed to him, मीन्स ये जो गुड्स है, गुड्स का पोजीशन इसके पास गया, और गुड्स का पोजीशन कैसे गया, उसने एक्स से, सेलर से गुड्स का पोजीशन के लिए कंसेंट लिया था कि आप मुझे गुड्स का पोजीशन दे दो, भले आप ओनरशिप मेरे पास बाद में ट्रांसफर करना, लेकिन अभी मुझे गुड्स का पोजीशन दे दो। और गुड्स का पोजीशन मिल गया, इसने आगे वो चीज ट्रांसफर कर दिया मिस्टर ए को। ही में सेल, मिस्टर वाई के बारे में बात हो रही है, बायर के बारे में, ही में सेल, प्लेज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द गुड्स टू अ थर्ड पर्सन, and if such person obtains delivery of the goods in good faith and without notice of the lien or other right of the original seller means Mr. X, in respect of the goods, he would get a good title to it। तो मीन्स ए को ओनर माना जाएगा। ठीक है, ए को जानकारी नहीं थी कि मिस्टर वाई के पास जो है अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है और उसने खरीद लिया, तो यहाँ पे ए को ओनर माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ोगे तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ स्टॉपेल, और ये तो हमने बहुत सारी जगह ऐसा वाला कवर किया है। इफेक्ट ऑफ स्टॉपेल का मतलब क्या है, जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स है और वाई है और मिस्टर जेड है। अब जेड जो है, जेड जो है ये गुड्स का ओनर है, जेड जो है गुड्स का ओनर है, और ये दोनों जो है ना एक्स और जेड, ये आपस में क्या है, फ्रेंड्स है। एक्स और जेड आपस में क्या है, फ्रेंड्स है, और जेड जो है ये ओनर है। अब ये दोनों मिलके जाते हैं वाई के पास में। अब एक्स कहता है कि ये गुड्स का ओनर मैं हूं, जबकि गुड्स का ओनर कौन है, जेड है, लेकिन ओनर खुद को कौन बता रहा है, मिस्टर एक्स बता रहा है, और ये सब बातें हो रही है जेड के सामने। जेड ये सब बातें सुन रहा है। अब जेड ने एक्स को रोका नहीं, जेड ने एक्स को कुछ भी नहीं कहा, बस वो चुपचाप रहा। मिस्टर वाई को क्या लगा कि मिस्टर एक्स ही है, यही ओनर है गुड्स का, और उसने, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीद लिए। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है इसके पास क्या ओनरशिप थी, नहीं, लेकिन मिस्टर वाई ने भरोसा करके, उसके ऊपर भरोसा करके गुड्स खरीद लिया। मिस्टर जेड बाद में वाई को ऐसा नहीं बोल सकता कि गुड्स का ओनर मैं हूं, मुझे आप वापस करो, क्योंकि उसने एक्स को मना ही नहीं किया था। जब वो खुद को ओनर बता रहा था ना गुड्स का, तो जेड ने उसको मना ही नहीं किया। तो ये वाला एग्जांपल ऑलरेडी आज हमने देख लिया है, ये अभी डबल कवर हो रहा है। इसको ही कहते हैं दोस्तों इफेक्ट ऑफ स्टॉपेल, मींस आप सामने वाले को स्टॉप नहीं कर रहे हो। वेयर द ओनर इज स्टॉप बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी, यहाँ पे सेलर है, एक्स जो है ये सेलर है और ये ओनर है। Where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee means ये transferee है Mr. Y, transferee will get a good title as against the true owner, means अब ये true owner जो है Z, ये अब Y से गुड्स वापस नहीं ले सकता। वो Y को ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसका ट्रू ओनर हूँ, आप मुझे गुड्स वापस करो। बट बिफोर अ गुड टाइटल बाय स्टॉपेल कैन बी मेड, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out the other person in question as the true owner or as a person authorized to sell the goods। तो आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ऑलरेडी इस एग्जाम्पल के ऊपर हमने काफी सारी चर्चा की है। पॉइंट नंबर 7, सेल बाय एन अनपेड सेलर, मीन्स अनपेड सेलर। अब दोस्तों ये अनपेड सेलर का मतलब क्या है, ये सेलर ने गुड्स तो सेल कर दिए है, लेकिन इसको बायर से अभी तक पैसे नहीं मिले। गुड्स सेलर ने सेल कर दिए हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स और वाई,
एक्स जो है ये सेलर है, मिस्टर वाई जो है ये बायर है। अब मिस्टर एक्स ने गुड्स सेल कर दिए, गुड्स उसने सेल कर दिए किसको, वाई को, लेकिन वाई ने उसको अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। उसको पेमेंट दिया है क्या, नहीं दिया है बायर ने। तो यहाँ पे एक्स को क्या कहा जाएगा, एक्स को कहा जाएगा कि आप कौन हो, अनपेड सेलर हो। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, वाई अगर उसको पेमेंट नहीं दे रहा है तो एक्स क्या कर सकता है, एक्स ये गुड्स जो है इसका पोजीशन अपने पास ले सकता है, इसका पोजीशन अपने पास ले सकता है और इस गुड्स को आगे सेल कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को। क्लियर। अगर ऐसा समझ लो, आप अगर गुड्स सेल कर रहे हो किसी सेलर को, किसी बायर को आप गुड्स सेल कर रहे हो और बायर ने आपको पेमेंट नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, आप उससे गुड्स ले लोगे और किसी और थर्ड पर्सन को सेल कर दोगे। तो जिस थर्ड पर्सन को आप सेल कर रहे हो, क्या उसको टाइटल मिलेगा गुड्स का, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या उसको ओनरशिप मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब एक्स ने क्या कर दिया, गुड्स इससे वापस ले लिए और मिस्टर जेड को सेल कर दिए, तो मिस्टर जेड को ओनरशिप मिलेगी। ठीक है। फिर भी अनफिट सेलर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले, इसके ऊपर हमारा फोर्थ वाला यूनिट जो है वो पूरा अनपेड सेलर के ऊपर है। ठीक है, तो तब मैं वहां पे आपको डिटेल में सब बताऊंगा कि इसके क्या क्या राइट्स होते हैं और इसकी क्या क्या लाइबिलिटीज होती है। वेयर एन अनपेड सेलर मीन्स उसको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, हु हैड एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फोर्थ यूनिट में। रीसेल किया उसने, इसको बोलते हैं रीसेल करना। Resells the goods. The buyer means Z, acquires a good title to the goods as against the original buyer. Original buyer means जो पहले बायर था। ठीक है, हाँ। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 इसमें मिसलेनस है अदर एक्ट में, जैसे कि ऑफिशियल रिसीवर होता है, मीन्स कोई कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है तो फिर कोर्ट एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, फिर सारे एसेट्स वो सेल कर सकता है। ओनर तो गुड्स का कौन है, कंपनी है, लेकिन सेल कौन कर रहा है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो उस केस में जो भी परचेस करेगा, जो भी बायर होगा, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा, मीन्स उसको ओनर माना जाएगा। फिर ऐसे ही कोई गुड्स का अगर फाइंडर है, फाइंडर ऑफ गुड्स ने अगर गुड्स सेल किए हो, फाइंडर ऑफ गुड्स किसी को गुड्स अगर मिल गए, अगर उसने किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया, तो जिसको उसने सेल किया उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। जैसे मान लो मुझे कोई गुड्स मिल गए, मैं गुड्स का फाइंडर हूँ। अब यहाँ पे मैं गुड्स अगर किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो टाइटल है ही नहीं ना, मुझे तो वो गुड्स मिले थे ना रास्ते पे, तो मैं तो ओनर हूँ ही नहीं। लेकिन जिसने मुझसे खरीदा है उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ओनर उसको माना जाएगा। ऐसे ही पौनी ने अगर सेल किया, तो जिसने भी उससे खरीदा है पौनी से, तो उसके पास गुड टाइटल आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों 8 एक्सेप्शन है, 8 ऐसे एक्सेप्शन है। ऐसा पर्सन सेल कर रहा है जो वो खुद ओनर नहीं है, उसके पास ना तो सेल करने की अथॉरिटी है, ना तो उसको ओनर ने कंसेंट दिया है सेल करने के लिए, ऐसा पर्सन सेल कर रहा है। तो हमने देखा कि बायर को टाइटल नहीं मिलता है, लेकिन इन 8 केसेस में बायर को टाइटल मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन में कवर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब हमको देखना है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कुछ जनरल बातें दी हुई है यहाँ पे, हम एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहले बताया है डिलीवरी की डेफिनेशन क्या होती है। तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी का मतलब होता है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है, पोजेशन। तो गुड्स का पोजेशन जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाएगा उसको कहते हैं दोस्तों डिलीवरी। लेकिन एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए दोस्तों। ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। मीन्स एक्स ने गुड्स का पोजेशन वाई की तरफ ट्रांसफर किया, और ये जो ट्रांसफर था ये उसने वॉलंटरी ट्रांसफर किया है। तो वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए किस चीज का, गुड्स का पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसी को ही दोस्तों कहते हैं डिलीवरी। इसका मतलब क्या, अगर पोजीशन जो है ये अनफेयर मीन्स से अगर होगा, मान लो वाई ने अनफेयर मीन्स से ये पोजीशन एक्वायर कर लिया, तो उसको दोस्तों डिलीवरी नहीं कहते। मैं डिलीवरी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जिसमें वॉलंटरी ट्रांसफर होगा, एक्स ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से गुड्स का पोजीशन उसको दिया है। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच द पार्टीज एग्री shall be treated as delivery, or putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf। तो बायर के पास पोजीशन देना उसी को ही कहते हैं दोस्तों डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, बहुत सिंपल है। सेलर की ड्यूटी क्या है दोस्तों, गुड्स डिलीवर करना, और बायर की ड्यूटी क्या है, वो जो डिलीवरी गुड्स की दी है सेलर ने,
उस गुड्स को एक्सेप्ट करना ये बायर की जिम्मेदारी है, बायर की ड्यूटी है। और उसके लिए जो पे करना है, गुड्स के लिए जो पे करना है, वो अमाउंट पे करना ये भी बायर की जिम्मेदारी है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेलर की ड्यूटी है गुड्स डिलीवर करना और बायर की ड्यूटी है गुड्स को एक्सेप्ट करना और उसका पेमेंट करना। फिर पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। कॉन्करेंट का मतलब है दोनों एक साथ होंगे, दोनों साथ साथ होंगे। ठीक है, जैसे बहुत बार होता है दोस्तों, जैसे सेलर जो है वो कई बार बोलता है कि एडवांस पेमेंट देना होगा, कई बार सेलर जो है ये क्रेडिट अलाउ करता है कि ठीक है आप गुड्स लेके जाओ, उधार पे लेके जाओ, बाद में पैसे देना। दोस्तों यहाँ पे उनके बीच में एग्री हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। मान लो अगर कुछ इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, बायर और सेलर के बीच में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है, तो जनरल रूल क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स और गुड्स का जो पेमेंट है ये दोनों कॉन्करेंट कंडीशंस है। मींस अगर इनके बीच में कुछ भी एग्री नहीं होकर रखा है तो सेलर क्या करेगा, गुड्स डिलीवर करेगा, गुड्स डिलीवर करेगा और बायर क्या करेगा, उसका पेमेंट देगा। और ये दोनों एक साथ होंगे दोस्तों, इवेंट दोनों एक साथ इवेंट होंगे। हाँ, अगर इन्होंने कुछ और एग्री करके रखा है तो फिर वैसा होगा। जैसे अगर सेलर ने मान लो बोल दिया कि मैं 1 महीने की उधार देता हूँ, तो फिर बाद में पेमेंट दिया जाएगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इसलिए तो वर्ड यूज किया है ना। अगर कुछ और एग्री होके रखा है उनके बीच में तो वैसा होगा, नहीं तो जनरल रूल क्या है, लॉ क्या बोलता है कि गुड्स की डिलीवरी और जो पेमेंट है वो साथ साथ होंगे, कॉन्करेंट कंडीशंस है। दैट इज टू से द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर in exchange for the price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for the possession of the goods। तो बायर भी रेडी और विलिंग होना चाहिए प्राइस देने के लिए और सेलर भी विलिंग होना चाहिए गुड्स का पोजीशन देने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। हमको ये सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे डिलीवरी का मतलब हमने अभी अभी ऊपर देखा, डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जब हम वॉलंटरी ट्रांसफर करता है एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास क्या, पोजीशन गुड्स का, उसको कहते हैं डिलीवरी। तो डिलीवरी कैसे हो सकती है, जैसे पार्टी आपस में एग्री करेगी उस मोड में डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, या तो फिर बायर के पास पोजीशन देना गुड्स का, उसको ही डिलीवरी कहा जाता है। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अगर पार्ट डिलीवरी किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे मान लो ए और बी है, ए सेलर है और बी बायर है, के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स का। यहाँ पे बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ए के साथ कि आप मुझे 1000 यूनिट सप्लाई करो। कितना सप्लाई करो, 1000 यूनिट सप्लाई करो। अब ए ने क्या किया, ए ने उसमें से 200 यूनिट सप्लाई किए, या फिर बी ने उसमें से 200 यूनिट अभी लिए, बाकी का माल वहीं पे छोड़ दिया, बाकी के जो यूनिट्स है ना वहीं पे छोड़ दिए। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आपको वही सीखना है। अ डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। मीन्स गुड्स तो पूरे डिलीवर करने हैं, गुड्स तो पूरे डिलीवर करने हैं, लेकिन अभी फिलहाल पार्ट डिलीवरी हो रही है, हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज अ डिलीवरी ऑफ द होल। मीन्स जैसे कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1000 यूनिट सेल करने का, ए ने 1000 यूनिट्स देना था बी को। मीन्स ए ने सेल किए थे 1000 यूनिट्स, अब उसने 1000 यूनिट्स रेडी करके रखे हैं। अब बी आया, बी उसमें से 200 यूनिट्स उठा के लेकर गया। ठीक है, और ये जो पार्ट डिलीवरी हुई है ये इन प्रोग्रेस ऑफ द होल डिलीवरी ऑफ द होल हुई है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा, अगर बी ने 200 यूनिट एक्सेप्ट कर लिए तो ऐसा माना जाएगा कि उसने पूरे 1000 यूनिट्स एक्सेप्ट कर लिए है, डिलीवर कर लिए है। ठीक है, बट अ डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द गुड्स विथ एन इंटेंशन ऑफ सीवरिंग इट, सीवरिंग मीन्स अलग करना, फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि कुछ गुड्स थे वो वाफ में पड़े थे, वाफ मीन्स एक टाइप का आप गोडाउन समझ लो, और उसको सेल करना था इन अ लॉट, वो गुड्स को सेल करना था इन अ लॉट। तो सेलर ने क्या इंस्ट्रक्ट किया वर्क फिंगर को कि आप गुड्स की डिलीवरी आप बायर को दे दो जिसने पेमेंट दिया है, बायर ने पेमेंट दिया है अब उसको डिलीवरी दे दो। बायर ने क्या किया, वो गुड्स सारे एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन उसमें से पार्ट ही वो लेके गया, अभी थोड़े से गुड्स लेके गया। जैसे यहाँ पे अब ए ने 1000 यूनिट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1000 यूनिट सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ में।
तो ए ने उसको 1000 यूनिट्स पूरे डिलीवरी देने के लिए बोल दिया, लेकिन यहाँ पे बी ने क्या किया, बी ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन उसमें से अभी फिलहाल 200 यूनिट ही वो लेकर गया। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, देयर वॉज अ डिलीवरी ऑफ द होल। ऐसा माना जाएगा कि ए ने पूरे 1000 यूनिट्स का डिलीवरी बी को दे दिया है। क्लियर, क्योंकि ए ने तो अपनी तरफ से बोल दिया था ना, बी उसमें से अभी 200 यूनिट लेकर गया है, 800 यूनिट वो बोला बाद में लेके जाऊंगा। तो कैसे क्या ट्रीट किया जाएगा, ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि पूरे 1000 यूनिट्स की डिलीवरी ए ने दे दी है, ऐसा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, अब यहाँ पे क्या बोला है, बायर को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर डिलीवरी, बायर को बोलना पड़ेगा कि आप डिलीवरी दो अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर पार्टीज के बीच में कुछ और डिसाइड होके रखा है तो वैसा होगा, नहीं तो जनरल रूल क्या है, सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। ये सेलर की जिम्मेदारी नहीं है गुड्स डिलीवर करना, अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। जब तक बायर बोलता नहीं है डिलीवरी के लिए, तब तक सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, सेलर बाउंड नहीं है डिलीवर करने के लिए गुड्स। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में वैसा हो रखा है, मान लो उन्होंने आपस में पहले ही डिसाइड कर लिया था कि सेलर जो है गुड्स डिलीवरी देगा, तो फिर ठीक है ना, उन्होंने आपस में डिसाइड किया तो वैसा होगा। लेकिन अगर उनके बीच में ऐसा कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस केस में सेलर जो है गुड्स का, वो बाउंड नहीं है गुड्स डिलीवर करने के लिए जब तक बायर जो है डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं करता। ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ गुड्स डिलीवर किए जाएंगे, ये डिपेंड करता है दोस्तों। गुड्स जो है ये डिलीवर होते हैं, डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो गुड्स की डिलीवरी कौन से प्लेस पे होती है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो कौन सी प्लेस पे थे, गुड्स कौन सी प्लेस पे थे, ऐसा माना जाएगा कि उनकी डिलीवरी वहीं पे ही होगी। क्लियर, गुड्स की डिलीवरी कहाँ होती है, तो जो प्लेस पे वो थे एट द टाइम ऑफ सेल, सेल करते वक्त ये गुड्स कहां पर थे, गुड्स डिलीवर भी वहीं पर ही होंगे, ऐसा माना जाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स जो है ये सेलर है और एक्स का एक गोडाउन है, गोडाउन में गुड्स पड़े हैं। तो ये गुड्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो गुड्स कहाँ पे पड़े थे, गोडाउन पे। तो ये गुड्स कहाँ डिलीवर होंगे, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, प्लेस ऑफ डिलीवरी भी ये गोडाउन ही रहेगी दोस्तों। तो गुड्स कहाँ पर थे जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था, गोडाउन पे थे, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाएगी, गोडाउन मानी जाएगी। और अगर गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड है, मीन्स एग्रीड टू बी सोल्ड का मतलब कोई फ्यूचर गुड्स है, कोई फ्यूचर गुड्स है या फिर अनसर्टन गुड्स है, agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of agreement to sale, or if not then in existence at the place at which they are manufactured or produced। तो अगर वो गुड्स अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं, तो जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे, तो जो प्लेस पे मैन्युफैक्चर्ड होंगे वहीं पर ही माना जाएगा कि प्लेस ऑफ डिलीवरी है, वहीं पर ही वो गुड्स डिलीवर किए जाएंगे। क्लियर, जैसे से फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, बायर सेलर की फैक्ट्री है, तो सेलर ने अभी तक गुड्स बनाए नहीं है, अभी वो यहाँ पे इस फैक्ट्री में गुड्स बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में अब सेलर क्या कर रहा है, वो गुड्स बना रहा है, सेलर जहां पे गुड्स बना रहा है ऐसा माना जाएगा कि यही प्लेस ऑफ डिलीवरी है। ठीक है, यहीं पर ही गुड्स डिलीवर करने होंगे उसको। फिर टाइम ऑफ डिलीवरी, दोस्तों डिलीवरी का मतलब वो नहीं है कि पहुंचा के देना, डिलीवरी का सिंपल यहाँ पे लॉ में मतलब होता है, यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी का मतलब है पोजीशन ट्रांसफर करना। तो पोजीशन कहाँ पे ट्रांसफर होगा दोस्तों, जहां पे वो गुड्स है। आप डिलीवरी को ऐसा मत समझना कि गुड्स वहां पे उसके घर पे पहुंचा के देने हैं या उसके प्रेमाइसिस में पहुंचा के देना है, वो वाली डिलीवरी। यहाँ पे वो वाली डिलीवरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी का मतलब है पोजीशन ट्रांसफर करना फ्रॉम सेलर टू बायर। क्लियर, तो पोजीशन कहाँ पे ट्रांसफर होगा, जहां पे गुड्स है वहीं पर ही ट्रांसफर होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस समय गुड्स कहाँ पर थे, वहीं पर ही उसकी डिलीवरी होगी दोस्तों, ऐसा माना जाएगा। फिर टाइम ऑफ डिलीवरी, तो अगर टाइम फिक्स किया गया है तो उस टाइम में ही सेलर को गुड्स देने होंगे, और अगर डिलीवरी का टाइम नहीं फिक्स किया गया है तो सेलर रीजनेबल टाइम में डिलीवरी देगा। ठीक है। फिर गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के पोजीशन में गुड्स है तो से फॉर एग्जांपल एक्स वाई और जेड, गुड्स है वो एक्स के है, एक्स ओनर है और वाई बायर है, ये सेलर है।
लेकिन गुड्स अभी एक्स के पोजीशन में नहीं है, उसने गुड्स किसको दे के रखे हैं, उसने गुड्स जो है वो जेड के पास रखे हैं। तो गुड्स का पोजीशन किसके पास है, जेड के पास है। ओनर कौन है, एक्स है। तो यहाँ पे एक्स जो है ये वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं आपको गुड्स सेल करता हूँ, लेकिन मेरे जो गुड्स पड़े हैं वो जेड के पोजीशन में है। यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी तब तक नहीं हो सकती जब तक ये जो जेड है ना, थर्ड पार्टी जो है ना जिसके पास गुड्स पड़े हैं, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है बायर को। ये बायर को बोलेगा ठीक है, आप ऐसा समझो कि आपके गुड्स मेरे पास पड़े हैं। जेड क्या बोलेगा बायर को, वाई को क्या बोलेगा, वो वाई को बोलेगा कि ये जो गुड्स है ना जो मेरे पास पड़े हैं, ये अभी तक तो एक्स के थे, अभी ऐसा समझो कि ये गुड्स आपके मेरे पास पड़े हैं। तो जब ये जो थर्ड पार्टी है ये बायर को एक्नॉलेजमेंट देगी, एक्नॉलेज करेगी कि ठीक है आपके लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ गुड्स, ये आपके बिहाफ पे मैं गुड्स होल्ड कर रहा हूँ, जैसा ही उसने एक्नॉलेज किया तो ऐसा माना जाएगा कि डिलीवरी हुई है। वही बात कही है, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन अ पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है ये, इसके पोजीशन में गुड्स है। देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। तो जब तक ये थर्ड पर्सन, जब तक ये थर्ड पर्सन बायर को एक्नॉलेज नहीं करता है कि ठीक है मैं ये गुड्स जो है आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, तब तक डिलीवरी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to goods। ठीक है, उससे कोई इतना लेना देना नहीं। कहने का मतलब ये है कि थर्ड पर्सन जब बायर को एक्नॉलेज करेगा ना कि ठीक है ये गुड्स जो है मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, तब ऐसा माना जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी हो गई। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी मीन्स डिलीवरी का टाइम क्या होना चाहिए, तो डिलीवरी का टाइम जो है ये रीजनेबल आर होना चाहिए। और रीजनेबल आर का मतलब क्या होता है, ये डिपेंड करता है फैक्ट के ऊपर, तो केस टू केस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। डिलीवरी रीजनेबल आर में होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के जो भी एक्सपेंसेस है वो किसको बेयर करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट पे लाने का जो भी खर्चा होगा वो किसको बॉर्न करना पड़ेगा, बाय द सेलर इन द अब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। मीन्स अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होके रखा है इस विषय के बारे में, तो जो भी डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा होगा गुड्स का वो सेलर को भरना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर पार्टीज के बीच में डिसाइड हुआ है कि खर्चा बायर भरेगा तो फिर बायर भरेगा। लेकिन अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ भी डिसाइड नहीं हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा है, तो उस केस में गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का जो कुछ भी खर्चा होगा वो सेलर को ऑन करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर रॉन्ग क्वांटिटी सप्लाई किया तो क्या होगा, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स यहाँ पे तो क्वालिटी बोला है, लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, the buyer may reject them but if the buyer accepts the goods so delivered he shall pay for them at the contract rate। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक्चुअली होना तो क्वांटिटी चाहिए था, तो जितनी क्वांटिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एक्स और वाई के बीच में, से फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है, अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप 1000 यूनिट सप्लाई करना। अब एक्स ने क्या किया, एक्स के पास 800 यूनिट्स ही रेडी थे, उसने 800 यूनिट्स डिलीवर कर दिए वाई के पास। वाई के पास कितने भेजे, 800 यूनिट से डिलीवर किए। यहाँ पे अब बायर जो है, यहाँ पे अब बायर जो है वाई, ये चाहे तो पूरे गुड्स रिजेक्ट कर सकता है, या फिर ये चाहे तो ये सारे गुड्स एक्सेप्ट कर सकता है 800 यूनिट्स। और अगर ये सारे गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट रेट जो इनके बीच में डिसाइड हुआ होगा उस रेट के हिसाब से 800 यूनिट्स का पेमेंट देना होगा। क्लियर। तो कहने का मतलब है जब सेलर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो क्वांटिटी हो रखी है उससे अगर कम सप्लाई कर रहा है, कम डिलीवर कर रहा है वो बायर को, तो फिर बायर के पास ऑप्शन हो सकता है, बायर के पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो सारे गुड्स रिजेक्ट कर दो, या तो बायर के पास एक और ऑप्शन है कि वो ये सारे गुड्स एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन इसको पेमेंट करना पड़ेगा एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। क्लियर। फिर where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole। if the buyer accepts the whole of the goods so delivered he shall pay for them at the contract rate। जैसे मान लो x और y इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है
कि 1000 यूनिट्स आप मुझे सप्लाई करना, सेल करना, डिलीवर करना। अब एक्स के पास 1200 यूनिट्स थे, तो एक्स ने सोचा सारे भेज देता हूं, उसने सारे गुड्स डिलीवर कर दिए वाई को। अब वाई, ये जो बायर है, ये चाहे तो इसके पास ऑप्शन है कि इसमें से जितना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है उतने गुड्स वो एक्सेप्ट करे, मीन्स 1000 यूनिट्स एक्सेप्ट कर दे, और बाकी के जो 200 यूनिट है वो रिजेक्ट कर दे। या तो फिर बायर के पास एक सेकंड ऑप्शन भी है, वो चाहे तो सारे के सारे 1200 यूनिट्स एक्सेप्ट कर सकता है, और इसका उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से। मीन्स अगर वो 1200 यूनिट्स एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर उसको 1200 यूनिट्स का जो भी रेट उनका डिसाइड हुआ था 1200 यूनिट्स के ऊपर, उसको उतने रेट के हिसाब से पेमेंट करना होगा। ठीक है। Where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with the goods of a different description not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the whole। तो कहने का मतलब है x और y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था कि आप मुझे गुड्स देना, और जो डिस्क्रिप्शन का उन्होंने बोला था, एक्स ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उस डिस्क्रिप्शन के गुड्स तो उसने भेजे ही है, साथ में उसने क्या किया, दूसरे गुड्स भी, दूसरे डिस्क्रिप्शन के गुड्स भी उसमें मिक्स करके भेज दिए। जैसे फर्स्ट क्वालिटी शुगर सप्लाई करना होगा, ऐसा उसने, वाई ने एक्स को बोला था कि मुझे फर्स्ट क्वालिटी शुगर चाहिए, तो एक्स ने क्या किया, फर्स्ट क्वालिटी शुगर तो इसके पास भेजा ही है, साथ में सेकंड क्वालिटी शुगर के भी बैग्स भेज दिए। तो अब बायर के पास एक ऑप्शन है, वो फर्स्ट क्वालिटी का जो गुड्स आया है वो उतना एक्सेप्ट कर सकता है और सेकंड क्वालिटी का रिजेक्ट कर सकता है, या तो फिर वो दोनों एक्सेप्ट कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। सॉरी, बायर चाहे तो उसके पास एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन ये कि फर्स्ट क्वालिटी शुगर जो है इसको एक्सेप्ट कर सकता है और सेकंड क्वालिटी शुगर को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके हिसाब से हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में क्या कौन से गुड्स थे, फर्स्ट क्वालिटी शुगर वाली बैग्स थे, तो फर्स्ट क्वालिटी शुगर वाली बैग्स वो एक्सेप्ट कर देगा, सेकंड क्वालिटी शुगर जो बैग होगी, सेकंड क्वालिटी शुगर की जो बैग होगी वो रिजेक्ट कर देगा। या तो फिर बायर चाहे तो सारा का सारा गुड्स जो है दोनों वो रिजेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है उसके पास में, बायर के पास में। अगर सेलर ने जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है वो गुड्स के साथ में कोई और डिस्क्रिप्शन के गुड्स भी भेजे हैं मिक्स करके, तो फिर बायर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो वाले क्वालिटी के गुड्स वो एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी के जो गुड्स है वो रिजेक्ट कर सकता है, या तो फिर वो सारे के सारे गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो सबसेक्शन 4 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी मीन्स डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में हो रही है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड मीन्स कुछ और अगर उनके बीच में एग्री हो रखा है, तो पार्टीज ने कुछ और एग्री करके रखा है तो वैसा होगा, लेकिन अगर पार्टीज के बीच में कुछ भी एग्री नहीं हो रखा है तो फिर ये होगा, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स मीन्स बायर ये बाउंड नहीं है इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने के लिए, मीन्स उसने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो जो गुड्स परचेस कर रहा है उसको सारे के सारे गुड्स एक साथ अगर चाहिए तो वो एक साथ ही लेगा। सेलर उसको ऐसा नहीं बोल सकता कि आप डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में लेना ही पड़ेगा, नहीं, सेलर ऐसा नहीं बोल सकता उसको, तो बायर जो है ये बाउंड नहीं है डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। हाँ। अब डिलीवरी टू कैरियर, दोस्तों ये तो हमने पहले ही देखा है, ये इसमें हमने क्या देखा था कि अगर सेलर जो है, अगर ये कैरियर को, ट्रांसपोर्ट को अगर डिलीवरी दे देगा, अगर गुड्स अगर वो उसको हैंड ओवर कर रहा है, तो क्या माना जाएगा उस केस में कि वो जो गुड्स है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ पे भी वही बात कही है उन्होंने, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्रेमा फेशी डीम्ड टू बी डिलीवरी टू द बायर। उसको ऐसा माना जाएगा जैसे बायर को आपने डिलीवरी दी है। तो अगर आप कैरियर वाले को गुड्स डिलीवर कर रहे हो कि आप ये गुड्स जाके बायर को देना, तो जैसे आपने कैरियर वाले को डिलीवरी दिया ऐसा माना जाएगा कि आपने बायर को ही डिलीवरी दिया है। ठीक है। फिर डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, गुड्स अगर ट्रांजिट में है, गुड्स अगर रास्ते में है और खराब हो गए तो फिर क्या होगा, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस द लाइबिलिटी फॉर डिटेरियोरेशन नेसेसरीली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर। उसका खर्चा किसके ऊपर जाएगा, बायर। मीन्स अगर रास्ते में गुड्स खराब होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, बायर की, जो भी गुड्स का लॉस होगा वो बायर को भरना पड़ेगा, दो द सेलर एग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क।
सेलर ने अगर बोला भी होगा कि ठीक है, मैं मेरे रिस्क पे आपको गुड्स डिलीवर करता हूँ, मैं मेरे रिस्क पे आपको गुड्स भेजता हूँ, लेकिन गुड्स ऐसे है जो रास्ते में खराब होने ही वाले हैं, तो फिर उसका जो भी लॉस है वो बायर को भरना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। मीन्स रास्ते में अगर गुड्स की क्वालिटी खराब हो रही है, गुड्स खराब हो रहे हैं, तो फिर उसका जो भी लॉस है वो बायर को भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कहा है बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। जब बायर को गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं, हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन देम, उसने पहले गुड्स का एग्जामिनेशन नहीं किया है, ही हैज एंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग देम इन ऑर्डर टू असर्टन वेदर दे आर इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जब गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं बायर को, अगर उसने पहले एग्जामिन नहीं किया है, तो अभी उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप गुड्स को एग्जामिन करके ले लो कि वो जैसा कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं गुड्स। तो एक बायर को चांस दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप गुड्स को एक बार चेक कर लो। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द सेलर इज बाउंड ऑन रिक्वेस्ट टू अफोर्ड द बायर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। मींस सेलर को उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी ही होगी बायर को, ताकि बायर एक बार गुड्स एग्जामिन कर ले वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है कि नहीं, जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस हिसाब से ही गुड्स है कि नहीं, वो बायर को एक बार चेक करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस में सेलर तो गुड्स डिलीवर करेगा ना, लेकिन वो डिलीवरी एक्सेप्ट भी तो होनी चाहिए ना, तो ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। द बायर इज डीम टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर। देखो क्या बोला है, दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम। कहने का मतलब है एक्स और वाई ऐसे दो है, ये सेलर है, ये बायर है, इसने गुड्स डिलीवर किए तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो कब माना जाएगा कि इसने एक्सेप्ट किया है, ऐसा कब माना जाएगा कि इसने बायर ने गुड्स एक्सेप्ट किए है, तो ऐसा तब माना जाएगा कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट किए है जब बायर ने सेलर को इंटीमेट किया है, सेलर को इंटीमेट किया है कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए है, तब माना जाएगा कि डिलीवरी जो है एक्सेप्ट हो चुकी है। कब माना जाएगा कि डिलीवरी एक्सेप्ट हो चुकी है, जब बायर सेलर को इंटीमेट करेगा कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए है। ठीक है। और when the goods have been delivered, goods डिलीवर हो चुके हैं to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, means ये सेकंड केस है, उसने इंटीमेट तो नहीं किया, लेकिन बायर ने क्या किया, बायर ने इंटीमेट तो नहीं किया सेलर को, लेकिन बायर ने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे ये पता चलता है कि सेलर की जो ओनरशिप है उससे वो इनकंसिस्टेंट बिहेव कर रहा है। जैसे कि उसने कुछ और एक्ट किया है, जिससे कि उसने और कुछ एक्ट किया है, ऐसा पता चलता है कि वो गुड्स के ऊपर सेलर की ओनरशिप है ही नहीं। उसने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे ये पता चलता है कि सेलर के गुड्स के ऊपर सेलर की ओनरशिप नहीं है। ठीक है। या तो फिर और when after the lapse of a reasonable time he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them। ये तो हमने पहले भी देखा था दोस्तों कि रीजनेबल टाइम खत्म हो चुका है और इसके बाद में भी वो बायर क्या कर रहा है, गुड्स अपने पास रिटेन रख रहा है और वो उसने सेलर को इंटीमेट भी नहीं किया कि उसने गुड्स रिजेक्ट किए है। तो ऐसे तीन केसेस है। कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो चुका है, जब बायर इंटीमेट करेगा सेलर को कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए है, या तो फिर जब बायर ऐसा कोई एक्ट करेगा जिससे ये पता चलता है कि सेलर की ओनरशिप अब रही नहीं गुड्स के ऊपर, या तो फिर उसने गुड्स को रिटेन करके रखा है रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद में भी, और उसने सेलर को इंटीमेट भी नहीं किया कि उसने गुड्स रिजेक्ट किए है। तो गुड्स रिजेक्ट कर रहे हो तो कम से कम आप सेलर को इंटीमेट तो करो, आप रिजेक्शन का इंटीमेशन भी नहीं दे रहे हो और गुड्स भी अपने पास रिटर्न कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है। तो इन तीन कंडीशंस में ऐसा माना जाता है कि गुड्स जो है वो गुड्स की डिलीवरी जो है वो एक्सेप्ट हो गई। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। मींस मान लो अब से फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, गुड्स इसने सेलर ने एक्स ने वाई को भेज दिए, डिलीवरी कर दी। अब वाई ने क्या किया, वाई ने वो गुड्स है ना वो रिजेक्ट कर दिए, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, और ऐसा उसने इंटीमेट भी कर दिया एक्स को।
कि भाई मुझे ये जो गुड्स है ना ये मैं रिजेक्ट करता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बायर की जिम्मेदारी नहीं है ये गुड्स वापस भेजना। बायर की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेलर को इंटीमेट करना कि मैंने गुड्स रिजेक्ट किए हैं। जैसे ही वो इंटीमेट करेगा सेलर को, अब ये सेलर की जिम्मेदारी है कि बायर के प्रीमाइसेस से जाके गुड्स उठाना। बायर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुड्स डिलीवर वापस रिटर्न करेगा सेलर को, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर उनके बीच में कुछ और एग्री होके रखा है तो वैसा होगा, लेकिन अगर उनके बीच में एग्री नहीं होके रखा है, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम हैविंग द राइट सो टू डू, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them। मीन्स बायर सिर्फ क्या करेगा? सेलर को इंटीमेट करेगा कि मैं गुड्स जो है ना ये रिजेक्ट करता हूं, ये गुड्स मुझे नहीं चाहिए। ये सेलर की जिम्मेदारी है कि वहां से गुड्स वापस लिए जाए। बायर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुड्स रिटर्न किए जाए, ठीक है। बायर सिर्फ इंटीमेट करेगा। लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे लायबिलिटी बोला है, अगर बायर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया या डिलीवरी लेने के लिए कुछ तो भी लापरवाही किया, तो फिर उस केस में क्या होगा? मीन्स वो या तो नेग्लेक्ट कर रहा है या तो रिफ्यूज कर रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो क्या होगा? वेयर द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी एंड द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट take delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods। मीन्स सेलर बायर को कह रहा है कि आप गुड्स ले लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है बायर से कि आप डिलीवरी ले लो। उसके सेलर के इतना बोलने के बाद में भी बायर जो है ये उसकी रिक्वेस्ट के बाद में भी गुड डिलीवरी लेने से मना कर रहा है या फिर डिलीवरी लेने के लिए निग्लेक्ट कर रहा है, उस केस में जो कुछ भी लॉस होगा उसके निग्लेक्ट की वजह से या उसके रिफ्यूजल की वजह से, वो सारा लॉस सेलर बायर से रिकवर करेगा और बायर से रीजनेबल चार्ज भी लेगा फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स। मैं इस कस्टडी और केयर के लिए जो कुछ भी चार्ज लग रहा है सेलर को, वो भी वो बायर से रिकवर करेगा। बायर ने अगर उसको रिक्वेस्ट किया है, सेलर ने रिक्वेस्ट किया है बायर को, सेलर ने रिक्वेस्ट किया है बायर को कि आप डिलीवरी ले लो, इसके बावजूद बायर डिलीवरी नहीं ले रहा है, मना कर रहा है या निगलेक्ट कर रहा है, तो उसके निगलेक्ट की वजह से या रिफ्यूजल की वजह से जो कुछ भी सेलर का नुकसान होगा वो बायर से रिकवर करेगा और बायर से वो रीजनेबल चार्ज भी लेगा फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स, ठीक है। और provided that further that nothing in this section shall affect the rights of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to a repudiation of the contract। मीन्स अगर बायर के डिलीवरी न लेने से, बायर के डिलीवरी न लेने से ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के वक्त कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो सेलर को कुछ राइट्स मिलते हैं, तो उसके वो राइट्स जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनको कोई भी अफेक्ट नहीं होगा इस सेक्शन की वजह से। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि अगर बायर डिलीवरी लेने से मना करता है और इसका ये मतलब निकलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो फिर सेलर को कुछ राइट्स मिलते हैं, वो जो राइट्स उसके हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ये सेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो यूनिट 3 है ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये जो पूरा यूनिट था ये पूरा दोस्तों कॉन्सेप्चुअल था, पूरा लॉजिकल था। और अगले लेक्चर में दोस्तों मैं 4th यूनिट स्टार्ट करूंगा जो अनपेड सेलर के ऊपर रहेगा। उसमें हम सारा जो चर्चा करेंगे अनपेड सेलर के बारे में करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।